हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारी इस वीडियो में हम हमारा जो PYQs का सेगमेंट है हम उसे स्टार्ट करेंगे। ये एक नई सीरीज़ है हमारे प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के जो PYQs थे, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, हम इस वीडियो में उन्हें डिस्कस करेंगे कि उनके आंसर्स क्या होने चाहिए, क्या होना, जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो क्या होनी चाहिए। एक करेक्ट आंसर है तो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी तो होनी चाहिए ना, कि इसका आंसर यही क्यों आया, बाकी के ऑप्शंस क्यों गलत हुए। ये चीज़ें जो हैं हम हमारे इस सेगमेंट में, हमारे जो PYQs का जो हमारा ये सेगमेंट है, इस सीरीज़ में हम इसे समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे एंशियंट हिस्ट्री के जो PYQs हैं उनके साथ स्टार्ट करेंगे। तो ये मैंने PYQs उठाए हैं फ्रॉम द ईयर 2011 से। 2011 से हम देखेंगे हमारे जो एंशियंट हिस्ट्री के PYQs हैं टिल 2025 तक इसे देखने वाले हैं। तो 2025 तक जितने PYQs आए होंगे, 2011 से लेकर के 2025 तक के PYQs, वो हम इस सेगमेंट में कंप्लीट करेंगे। एंशियंट हिस्ट्री के एंशियंट हिस्ट्री में कंप्लीट करेंगे, मेडाइवल के मेडाइवल में कंप्लीट करेंगे, और जो सब्जेक्ट्स होंगे जैसे मॉडर्न, उसे हम मॉडर्न में कवर अप करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, और सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि ये जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं ये सभी इंग्लिश में हैं। मैंने हिंदी में क्वेश्चंस को नहीं लिया है। अगर कोई हिंदी मीडियम से ये सीरीज़ को देख रहा है, अगर कोई हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप अपने जो है 2011 के एंशियंट के जो क्वेश्चंस हैं आप उन्हें हिंदी में उठा करके देखिए। हिंदी में जो एक्सप्लेनेशन होगा, वैसे यहाँ पर मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप जो है अपने हिंदी के जो क्वेश्चंस हैं आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ली है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिए हैं। हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस मैं नहीं ले पाई, क्योंकि वो हिंदी मेरा जो है थोड़ा सा जो है मेरा बहुत ही ज़्यादा डाउन है। इतना मेरे को हिंदी नहीं आती है जितनी UPSC पूछता है। कंपैरेटिव टू दैट सिर्फ एक्सप्लेन कर सकती हूँ मैं आपको। इंग्लिश और हिंदी दोनों में उस लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन मिलेगी, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ पर आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे। हिंदी वाले स्टूडेंट्स से मेरा निवेदन है, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप अपने क्वेश्चंस जो हैं आप जो PYQs के क्वेश्चंस हैं आप नेट से उठा लीजिए। अगर आपके पास बुकलेट पड़ी है तो आप बुकलेट में से भी देख सकते हैं 2011 के। तो सबसे जो पहले क्वेश्चन है हमारा 2011 के रिगार्डिंग, वो है हमारा रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो इसने क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन से। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्वेश्चन है, तो ये हम हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। दैट इट वॉज प्रीडोमिनेंटली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन and the religious elements, though present, did not dominate the scene. सेकेंड जो हमारे पास स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया। इसमें वो पूछ रहा है कि दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी और कितनी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। इज़ और आर करेक्ट, या तो एक करेक्ट होगी या तो दोनों करेक्ट होंगी। इज़ और आर करेक्ट, तो वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉट टू। तो यहाँ पर हमसे ये पूछना चाहता है कि जो यहाँ पर हमारे प्रीडोमिनेंटली अगर हम देखें तो धर्मनिरपेक्षता जो थी, ये सभ्यता एक धर्म निरपेक्ष था। एक यहाँ पर जो है कोई रिलीजियलिस्टिक बिलीव नहीं थे। ऐसा नहीं है कि हिंदुज़म कोई फॉलोअप हो रहा है या जैनिज़्म को फॉलो कर रहे हैं या बुद्धिज़्म को फॉलो कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें तो हमने कहीं नहीं पढ़ी थी हमारे एंशियंट में। जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था तब हमने ये नहीं पढ़ा कि वो लोग जो थे वो एक ही धर्म को मान रहे थे, वो हिंदू थे, क्रिश्चियन थे, या वो जैनिज़्म को फॉलो कर रहे थे, बुद्धिज़्म को फॉलो कर रहे थे। ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा था।
वो बड़े सीधे साधे लोग थे, हमारी तरह नहीं थे। उनको पता था कि भी चीज़ें कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है। वो हमसे ज़्यादा सभ्य थे, वो हमसे ज़्यादा सिविलाइज थे। आई ऑलरेडी थिंक दैट वो हमसे ज़्यादा सिविलाइज थे। उनको पता है कि कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना है, रिलीजियलिस्टिकली एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करना है। तो किसी भी धर्म को वो इस तरीके से एलैबोरेटली नहीं बता रहे थे। जो ये लोग थे, ये ज़्यादा से ज़्यादा जो थे, ये हमारे जो नेचर थी, ये ज़्यादा से ज़्यादा नेचर को ही जो है वर्शिप किया करते थे। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो थे वो नेचर को यहाँ पर जो है वो वर्शिप किया करते थे। और यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि यहाँ पर ये चीज़ें जो है हमारी धर्मनिरपेक्ष सभ्यता जो थी हमारी, और हमारा धार्मिक तत्व जो मौजूद थे, लेकिन इनकी प्रभुता नहीं थी, इनकी ज़्यादा डोमिनेंसी नहीं थी हमारे पास। ये चीज़ें, ये लोग रिलीजियलिस्टिक एलिमेंट्स को मानते ज़रूर थे, लेकिन किसी धर्म के प्रति इतना ज़्यादा अगर हम देखें तो इतने ज़्यादा प्रिविलेज नहीं थे किसी भी रिलीजियलिस्टिक्स के लिए। या अगर हम कहें तो ये जैनिज़्म या बुद्धिज़्म या कोई भी हमारा जो इस्लामिक जो हमारे रिलीजन है, इसको नहीं मान रहे थे। इस तरह के रिलीजियलिस्टिक एलिमेंट्स यहाँ पर नहीं थे। लेकिन फिर भी जो लोग थे यहाँ के, वो कुछ ना कुछ तो रिलीजियलिस्टिकली फॉलो करते थे। वर्शिप तो हो ही रहा था, धर्म को तो ये मान ही रहे थे। इतना ज़्यादा जो है इन्होंने इतनी डोमिनेंसी ये चीज़ों की नहीं की थी। इस चीज़ ने यहाँ पर डोमिनेंसी नहीं दिखाई। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर जो है इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी इसके साथ। ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया। देखो, रॉ कॉटन का जो है वो यूज़ हो रहा था टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया में। इस पीरियड के दौरान, इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान, कॉटन का जो है वो यूज़ हो रहा था फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल्स के लिए। तो सबसे पहले तो हम इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो यहाँ पर ये कह रहा है स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, ठीक है। आंसर वैसे बेसिकली इसका आंसर है हमारा सी। इसका आंसर आप एक बार देख लीजिए। अभी आंसर सी इसका एकदम से करेक्ट जो है एक्सप्लेनेशन कैसे बनती है इसकी। तो देखो, जो इंडस वैली पीपल थे, दे यूज टू वर्शिप ट्रीज एंड एनिमल्स। तो यहाँ पर हमें ट्रीज एंड एनिमल्स की जो है वर्शिपिंग ज़्यादा दिखाई दे रही थी। इन सब की यहाँ पर वर्शिपिंग ज़्यादा थी। लोग जो थे वो हमारे ट्रीज़ को वर्शिप करते थे, एनिमल्स को वर्शिप करते थे। ये चीज़ें तो हमने यहाँ पर देखी ही थी हमारा, जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ा था। जिसने एंशियंट की क्लासेस कंप्लीटली लगाई होंगी, उनको मालूम होगा कि ट्रीज़ और एनिमल्स को तो ये लोग वर्शिप करते थे। और हमें यहाँ पर कोई ट्रेसेस इस तरह के नहीं मिलते हैं दैट देयर वाज प्रैक्टिस ऑफ रिलीजियन। तो यहाँ पर किसी भी रिलीजन का प्रैक्टिस हमें नहीं दिखाई देता है। ये तो मैंने पहले भी बात की है आपसे कि यहाँ पर हमें कोई भी धर्म जो है यहाँ पर फॉलोअप होता नहीं दिखाई दे रहा था। इसके कोई भी निशान हमें ऐसे नहीं मिले हैं। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलीजियस रिचुअल्स एंड बिलीव्स ऑफ हड़प्पा is entirely based on terracotta figurines and seals that have survived। तो यहाँ पर हमें जो है हड़प्पा में, अगर आपने देखा होगा, हड़प्पा में हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्शिपिंग टेराकोटा फिगराइंस की ही मिली है। टेराकोटा फिगराइंस की हमें मिली है, सील्स मिले हैं, जहाँ से हमें पता चलता है कि ये लोग रिलीजियलिस्टिक बिलीव्स में मानते थे, रिचुअल्स में मानते थे। ये सब चीज़ें यहाँ पर हमें मिले हैं। तो आगे अगर हम बात करें, द हड़प्पन जो रिलीजन है इज़ नॉर्मली टर्म्ड एज एनिमिज़म। तो यहाँ पर हमें एनिमिज़म ज़्यादा दिखाई दे रहा था। वर्शिप ऑफ ट्रीज थे, स्टोन्स थे, इस तरह की चीज़ों को हम ज़्यादा वर्शिप कर रहे थे। यहाँ पर टेराकोटा फिगराइंस भी मिली हैं जो हड़प्पा साइड से मिली हैं, विच आर एसोसिएटेड विद द वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस। मदर गॉडेसेस की हमने जो है इमेजेस को भी डिस्कस किया है। वो मैंने आपको इमेजेस भी बताई थी कि ये हमारे हड़प्पा से जो हमें मिली हैं, ये टेराकोटा फिगराइंस हैं विच आर एसोसिएटेड विद द मदर गॉडेस। तो वहाँ पर मदर गॉडेस की तो पूछा हो ही रही थी, उन सबको तो वो मान ही रहे थे। तो हमें फायर अल्टार्स भी मिले थे। बहुत सारी जगहों पर हमने फायर अल्टार्स देखे थे। फायर अल्टार्स होते हैं जहाँ पर जो है फायर की वर्शिपिंग की जाती है। वो यज्ञ के लिए बनते हैं ना, वो अल्टार्स बनते होते थे, वो इस तरह के होते हैं।
यहाँ पर आग जो है वो जलाई जाती है। यहाँ पर समवट इस तरीके का वो दिखाई देता है। फायर अल्टार्स की बात की थी हमने, जो हमें फायर वर्शिप के जो एविडेंसेस मिले हैं ये हमें कालीबंगन से भी मिले हैं, लोथल से भी मिले हैं। लोथल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द ये जो है एक प्रोमिनिएंट और एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट साइट है फ्रॉम द हड़प्पा सिविलाइजेशन से। तो यहाँ पर हमें बरियल प्रैक्टिसेस भी मिले थे। बरियल प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स के बारे में भी हमने देखा था। तो ये कल्चर भी ये लोग फॉलो कर रहे थे। कालीबंगन जो था yielded evidences of a symbolic burial, तो यहाँ पर हमने symbolic burial को भी देखा था। ये सब चीज़ें यहाँ पर हो ही रही थी, ये सब चीज़ों को ये लोग फॉलो कर रहे थे। इतनी जो थी यहाँ पर कोई रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहा था, कोई धर्म को नहीं मान रहा था। तो चीज़ें जो थी वो नेचर को फॉलोअप हो रहा था, नेचर की जो है वो उसकी पूजा हो रही थी, ट्रीज़ की पूजा करते थे, एनिमल्स को पूजते थे। ये सब चीज़ें तो देखने को मिलती थी, लेकिन पर्टिकुलर किसी आप कह लो कि किसी धर्म को मानते थे तो ऐसा नहीं था। तो जो स्टेटमेंट 1 है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वो भी यही कह रहा है कि जो यहाँ के इंडस वैली के रहने वाले लोग हैं वो किसी धर्म के ऊपर नहीं थे, वो धर्म के ऊपर बेस्ड नहीं थे। उन्होंने ये जो चीज़ें रिलीजियलिस्टिक चीज़ों को वो मान रहे थे, लेकिन कभी भी ये चीज़ों को अपनी जो है डोमिनेंसी क्रिएट करने नहीं दी। उन्होंने इस चीज़ की डोमिनेंसी नहीं आई, किसी धर्म की डोमिनेंसी वहाँ पर नहीं आई। हमेशा वर्शिपिंग होती थी तो नेचुरल चीज़ों की वर्शिपिंग ही होती थी, नेचुरल नेचर से बनी हुई चीज़ों की यहाँ पर हमें ज़्यादा वर्शिपिंग दिखाई दे रही थी। तो स्टेटमेंट सेकेंड जो था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम है, यहाँ पर हमें कॉटन जो है, कॉटन का यूज़ किया जाता था फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कॉटन यूज़ होती थी। तो ये चीज़ें हमें पता चली हैं जब 1929 में चीज़ों को एक्सकावेट किया गया, चीज़ों को उनकी खुदाई की गई, तब हमें पता चला कि कॉटन टेक्सटाइल जो फ्रेगमेंट्स थे वो हमें मोहनजोदड़ो से भी मिले हैं। मोहनजोदड़ो को जब एक्सकावेट किया गया तब वहाँ से हमें कुछ टेक्सटाइल फ्रेगमेंट्स मिले, कॉटन टेक्सटाइल फ्रेगमेंट्स मिले, जहाँ से हमें दिखाई देता है कि कॉटन जो थी वो यूज़ हो रही थी इन द मैन्युफैक्चरिंग, तो वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते थे। और जो हमारा मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ में भी हमें ये चीज़ें दिखाई दी थी। हमने पढ़ा था कि वहाँ पर कॉटन सीड्स जो थे उनसे जो है मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी, वहाँ पर कॉटन सीड्स हमें अवेलेबल मिले थे। तो ये बात है अराउंड 5000 BCE की। 5000 BCE में हमने डिस्कस किया था जब मेहरगढ़ को पढ़ा था कि वहाँ पर हमें कॉटन सीड्स दिखाई दिए थे। तो ये मैंने ऑलरेडी मेरी क्लासेस में डिस्कस भी किया है जब हमने मेहरगढ़ को पढ़ा था। तो ये थी इसकी जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आगे चलते हैं यहाँ पर विद द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन जो है ये भी हमारा 2011 का ही है। द जैन फिलोसफी होल्ड्स दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय ऑप्शन ए यूनिवर्सल लॉ, ऑप्शन बी यूनिवर्सल ट्रूथ, ऑप्शन सी यूनिवर्सल फेथ एंड ऑप्शन डी यूनिवर्सल सोल। तो अभी जो है हमारा जो जैनिज़्म को हमने पढ़ा था तब हमने जैन फिलॉसफी को भी पढ़ा था कि हमारे विश्व के जो निर्माण है उसके रख रखाव के लिए कौन सी चीज़ों को ज़्यादा जो है वो मान्यता दी जाती थी। तो जैन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग हमने ये बात करनी है कि जो जैन फिलॉसफी है वो किस बात के ऊपर बेस करती है। वैसे इसका आंसर जो है मैं आपको पहले आंसर एक बार बता दूं, दैट इज़ यूनिवर्सल लॉ। Universal law is the correct answer of this question. How it is? Let's see. तो जो जैन फिलॉसफी थी holds that the world is created and maintained by universal law. तो ये जो हमारा वर्ल्ड है, वर्ल्ड इज़ क्रिएटेड, वर्ल्ड का जो हमारे विश्व का जो निर्माण हुआ है और इसके जो रख रखाव के लिए चीज़ों की ज़रूरत है वो है हमारा यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ जो है हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैनिज़्म डज नॉट सपोर्ट बिलीव इन द क्रिएटर डीटी। तो ये भगवान में जो है इतना ज़्यादा बिलीव नहीं रखते थे।
नॉट सपोर्ट बिलीफ इन द क्रिएटर डीटी। ये क्रिएटर जो डीटी हैं हमारे, जिन्होंने चीज़ों का निर्माण करवाया है, सृष्टि के जो देवता हैं, सृष्टि के रचनाकार जो हैं, ये उसमें बिलीव नहीं करते थे। हमने तो ये चीज़ें पढ़ी हैं ऑलरेडी, हमारे जैनिज्म के चैप्टर में मैंने पढ़ाया था आपको। अकॉर्डिंग टू जैन डॉक्टराइंस भी हमने पढ़े थे। जैन डॉक्टराइंस अगर याद हो तो जैन डॉक्टराइंस भी पढ़े थे। द यूनिवर्स एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी हमने उसमें एक वर्ड पढ़ा था, यूनिवर्स एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हमने पढ़ा था सोल, मैटर, स्पेस, टाइम, मोशन। ये सब चीज़ें मैंने आपको क्लास में करवाई हैं। अभी कोई ये नहीं बोलेगा कि ये नहीं करवाया था। मुझे अच्छे से याद है कि ये चीज़ें मैंने आपको क्लास में कवर करवाई थी। तो ये चीज़ें क्लास में कवर हो चुकी हैं। ये सिर्फ इन्हीं बातों में यकीन रखते थे, इन्हीं डॉक्टराइंस को मानते थे, यूनिवर्स और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, जैसे सोल को मानते थे, मैटर को, स्पेस को, टाइम को, मोशन को। ये कहते थे यही चीज़ें एग्जिस्टेड हैं, हैव ऑलवेज एग्जिस्टेड। ये चीज़ें तो हमेशा से ही यहाँ पर जो है एग्जिस्ट कर रही थी। तो फर्स्ट जैन तीर्थंकर के बारे में भी हमने पढ़ा था, जो ऋषभनाथ थे। महावीर जो थे हमारे, वो 24th एंड द लास्ट तीर्थंकर थे। लास्ट और 24th तीर्थंकर हमारे महावीर ही थे। तो जैनिज्म जो था वो कंडेमन करते थे द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ण सिस्टम। ये वर्ण सिस्टम को नहीं मानते थे। जैन जो थे वो यहाँ पर वर्ण सिस्टम को जो है वो नहीं मानते थे। जैनिज्म बिलीव इन द थ्योरी ऑफ कर्मा। ये कर्मा में मानते थे। कर्मा इज अ बिच। आई ऑलवेज टोल्ड दिस थिंग इन माई क्लासेस टू। कर्मा जो है, कर्मा ऑलवेज हेड बैक। जैसा करो, जैसी करनी वैसी भरनी, कहा जाता है ना। ये चीज़ें ऐसी नहीं कही गई थी। ये चीज़ें हमारे जो बहुत ही बड़े जो बुज़ुर्ग थे, जो हमारे ओल्ड पीपल हुआ करते थे, द वाइज मैन्स जो थे हमारे, वो हमें ये चीज़ें बता करके गए हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में चीज़ें देखी हैं, बड़े बुज़ुर्गों ने ये चीज़ें कही हैं, तो उन्होंने ये चीज़ें सही ही कही हैं। देखिए, जैनिज्म भी ये चीज़ में मानता था इन द थ्योरी ऑफ कर्मा। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। अपने कर्म आप जो है अपने साथ लेकर के चलते हो हमेशा ही। अपनी ज़िंदगी में आप जो भी करोगे वो आपके जो है वो कर्म ही हैं। अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। अगर तुम किसी के साथ अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ डबल, ट्रिपल, क्वाड्रपल अच्छा होगा, सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। बुरा मत देखो, ये चीज़ें तो गांधी जी ने भी कही हैं। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। ये चीज़ें अगर तुम अपने मन में किसी के खिलाफ लेकर के चीज़ें आओगे तो उससे भी जो है आप, उससे ज़्यादा बुरा आपके साथ होगा। अगर किसी को गिराने के लिए खड्डा खोद रहे हो ना, तो उसी खड्डे में सबसे पहले तुम गिर जाओगे। तो ये चीज़ों में तो ये जैनिज्म भी मानता था। इट बिलीव्स इन द थ्योरी ऑफ कर्मा। कर्मा ऑलवेज हिट बैक। Both the ideas of reincarnation and the universal souls are accepted by the Jainism. तो ये इन चीज़ों में भी मानता था, री में भी मानता था, और ये यूनिवर्सल सोल में भी मानता था। ये चीज़ें इसने एक्सेप्ट की थी। और इसने रिजेक्ट क्या किया? द आइडिया ऑफ क्रिएटर गॉड। ये गॉड को नहीं मानता था। अरे भाई, ये ईश्वर में नहीं मान रहे थे। तो ये चीज़ों को तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, हमने देखा है। तो यूनिवर्स एंड ऑल इट्स एलिमेंट्स, सोल, मैटर, स्पेस, टाइम, मोशन हैव एग्जिस्टेड फॉर एवर। ये तो हमेशा एग्जिस्ट करता था, करता है, करता रहेगा। ये हमेशा चलने वाली चीज़ों में बिलीव कर रहा है। इन अकॉर्डेंस ये जैन थियोलॉजी थी, टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द सर्कल ऑफ कर्मा एंड रीच साल्वेशन। तो जैनिज्म ने ये चीज़ों के बारे में भी बताया है कि ये जो कर्म का जो साइकिल है और हमारा जो साल्वेशन है, आपको मुक्ति चाहिए, मोक्ष प्राप्ति चाहिए, तो उसके लिए भी इन्होंने बहुत सारी टीचिंग्स को यहाँ पर बताया है। दैट वन मस्ट लेड अ लाइफ ऑफ एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी एंड पेनिस। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि अपना कठोर तपस्या और तप का जीवन जीना चाहिए। जो व्यक्ति इन सब चीज़ों से जो है मुक्ति चाहता है, कर्म का जो चक्र है उससे मुक्ति चाहता है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, तो उसे जो है एकदम बड़ी ही डिफ़िकल्ट तपस्या और तप उसे करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो ये चीज़ों में तो ये मानता था। तो आगे इसने और एक बात कही, जैनिज्म होल्ड द थ्योरी ऑफ कर्मा विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड एंड द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल।
तो सोल की जो ट्रांसमाइग्रेशन थी इसमें भी ये मानते थे। तो सोल की ट्रांसमाइग्रेशन में भी ये मानता था, जिसे बोला जाता है अनिकांतवाड़ा। अनिकांतवाड़ा stresses that there are many different facets to the ultimate truth and reality। तो ये थ्योरी ऑफ जो पोलैरिटी है उसमें भी मानता था, और ये जो है मानता था दैट द प्रोसीजर ऑफ एनालाइजिंग वेरियस प्रोबेबिलिटी सय्यवाड़ा में भी ये मानता था। तो ये सब चीज़ों को ये मान रहे थे। डॉक्टराइंस भी हमने डिस्कस किए थे हमारे जैनिज़्म में। तो इतना ज़्यादा इसके ऊपर टाइम देना जो है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी मैं जो है आपको सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चंस का जो है एक्सप्लेनेशन वो बता रही हूँ। चैप्टर हमने लास्ट जो मेरा एंशिएंट की सीरीज़ है मैंने उसमें कवर करवाया है, आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हो। ये सभी चीज़ें वहाँ पर कम्प्लीटली मैंने डिस्कस की हैं। 5 डॉक्टराइंस ऑफ जैनिज़्म भी मैंने आपको जो है डिटेलिंग के साथ समझाया था। अहिंसा के बारे में, सत्य के बारे में, असत्य के बारे में, अपग्रह के बारे में, ब्रह्मचार्य के बारे में, ये सब चीज़ें हमने डिटेलिंग में डिस्कस की हैं इन आर प्रीवियस क्लासेस ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। उस सीरीज़ में आप जाकर के देख सकते हो। तो जो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन वो है हमारा 2012 का, with the reference to the history of ancient India, which of the following was or were common to both Buddhism and Jainism। तो अभी यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है with the reference to the history of ancient India। देखो यहाँ पर ये पूछ रहा है भी कौन सी चीज़ें जो हैं नीचे दी हुई एक लिस्ट इसने आपको नीचे दी है, इसमें से कौन सा या कौन से चीज़ें जो हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं, कितनी चीज़ें जो हैं वो कॉमन हैं, जो दोनों ही कॉमन हैं, हमारे बुद्धिज़्म में भी आती हैं और जैनिज़्म में भी आती हैं। इसने नीचे ये सब चीज़ें दी हुई हैं, जिसमें से हमने देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो है कॉमन हैं, एक दूसरे के जो है यहाँ पर कॉमन हैं। दोनों बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों ही धर्मों में चीज़ें एक समान हैं, उसमें भी आती हैं, बुद्धिज़्म में भी आती हैं, और जैनिज़्म भी उन चीज़ों को फॉलो अप करता है। तो यहाँ पर जो है हमारा सबसे पहला पॉइंट है अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ ऑफ पेनेस एंड एन्जॉयमेंट। तप और भोग की अति से बचना, तप और भोग की जो अति है इससे बचना। सेकेंड पॉइंट है इंडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास, वेदों के प्रमाण के प्रति उदासीनता, जिसे हिंदी में बोला जाता है। थर्ड है डिनायल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स। तो यहाँ पर जो है इनका खंडन हो रहा है, जो हमारे अनुष्ठानों की प्रभावकारिता है इसका यहाँ पर खंडन हो रहा है। तो इनमें से कौन सी चीज़ें जो हैं वो एकदम से कॉमन है। तो सबसे पहले तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। सबसे पहले सिमिलैरिटीज़ देखेंगे बिटवीन बुद्धिज़्म प्लस जैनिज़्म। इन दोनों में जो है सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। बोथ वर इन्फ्लुएंस्ड बाय उपनिषद आइडियोलॉजी। जो उपनिषद की आइडियोलॉजी है दोनों ने इसका जो है वो यहाँ पर सहमति दिखाई है, दोनों ही उपनिषदों की विचारधारा के साथ जो है वो यहाँ पर इन्फ्लुएंस हैं, दोनों ने जो है वो मानते हैं, एज वेल एज दैट ऑफ द अदर हिंदू रिलीजियस ग्रुप्स। तो जितने भी हिंदू रिलीजियस ग्रुप्स थे इनके जो है इनसे ये प्रभावित थे। उपनिषद की जो थ्योरी है, जो इसकी विचारधारा है उससे ये प्रभावित थे। जैसे कि साल्वेशन, जैसे कि फॉर इंस्टेंस मतलब जैसे कि साल्वेशन जो थी इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ। तो साल्वेशन जो है वो अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ है, तो ये उससे प्रभावित थे। हमारे जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों ही हमारे उपनिषद की विचारधाराओं से, हिंदू समूहों से, ये जो रिलीजियलिस्टिक ग्रुप्स थे इनसे ये एकदम से प्रभावित थे। और जैसे कि ये भी उपनिषद ने कहा कि साल्वेशन इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ, मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो हमारे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों ही प्रभावित थे कि सच में साल्वेशन जो है, मोक्ष जो है वो हमारी जीवन का एक अंतिम लक्ष्य है। ये दोनों ही मानते थे। ये चीज़ें हमने तो बात डिस्कस भी की हैं हमने हमारे लेक्चर्स में।
Both group welcomed members from various social classes while also catering to the social outcast. ये इन दोनों ही जो हमारे धर्म हैं, इन दोनों ने विभिन्न सामाजिक वर्गों के सदस्यों का भी जो है यहाँ पर वेलकम किया, उनका स्वागत किया था। साथ के साथ इन्होंने सामाजिक रूप से जो भी हमारे बहिष्कृत लोगों की भी सेवा की थी। जो भी हमें यहाँ पर सोशली आउटकास्ट जो लोग थे, जो बाहर ही रहते थे, जिनका जो है कोई भी इतना ज़्यादा हम उनको रिस्पेक्ट नहीं देते थे या उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता था, उन लोगों को भी इन्होंने जो है उनके साथ भी अच्छे से व्यवहार किया, उनकी भी इन्होंने सेवा की थी। तो ये दोनों ही जो थे यहाँ पर हर क्लास को, हर सोशल क्लास के जो व्यक्ति को यहाँ पर ये वेलकम करते थे। चाहे आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, कोई भी कास्ट से आप आ रहे हो, कोई भी सोशल क्लास से आप बिलोंग करते हो, इट डजेंट मैटर। अगर आप बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को फॉलो कर रहे हो देन यू आर ऑलवेज वेलकम, आपका हमेशा वेलकम होगा। तो यहाँ पर जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था, दोनों ही नहीं मानते थे इस चीज़ में। Both believed that nirvana or salvation frees one from cycle of perpetual birth and death. ये दोनों ही जो थे वो मानते थे कि जो निर्वाणा है या साल्वेशन है, यही एक जो है हमारा जो है हमें जो साइकिल है, हमारा जो चक्र चल रहा है बर्थ और डेथ का सॉरी बर्थ और डेथ का जो साइकिल चल रहा है, इस साइकिल से निकलने के लिए, इस चक्र से निकलने के लिए तो तुम्हें साल्वेशन और निर्वाणा की प्राप्ति तो करनी ही होगी। यही एक तुम्हारे पास जो है एक आखिरी तुम्हारा जो है यहाँ पर ऑप्शन बचता है तुम्हारे पास कि अगर तुम बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुके हो कि भी यार इसके बाद मुझे कोई और जन्म नहीं चाहिए, मैं नहीं मरना चाहता या मैं नहीं जीना चाहता, ये आगे का जन्म तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेना चाहता, अभी मैंने इतनी लाइफ देख ली है, लाइफ में इतना स्ट्रगल देख लिया कि अरे भैया इसके बाद तो हिम्मत ही नहीं बची है कि दूसरा जन्म ले करके भी दोबारा से करें। तो वो सब चीज़ें जो हैं तुम एकदम से जो है तुम उन चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हो, मोक्ष की प्राप्ति चाहते हो, तो ये एक तुम्हारे पास ऑप्शन है। दोनों ही मानते थे कि आप निर्वाणा की प्राप्ति करो, आप साल्वेशन को प्राप्त करो, मोक्ष को प्राप्त करो, निर्वाणा को प्राप्त करो, तभी जो है आप इस जन्म और मरण के जो चक्र है हमारा, इससे आप मुक्ति पा सकते हो। इससे मुक्ति अगर आपको चाहिए तो आपको निर्वाणा और साल्वेशन की प्राप्ति होनी चाहिए। Both placed more emphasis on moral principles than on engaging in the ritualistic behavior or paying homage to and worshipping God. इन दोनों ने ही यहाँ पर जो है एक बात कही कि आप जो हैं वो मॉरल प्रिंसिपल्स जो हैं हमारे, आप उनके ऊपर इन्होंने ज़्यादा ज़ोर दिया। जितने भी मॉरल प्रिंसिपल्स थे उनके ऊपर इन्होंने ज़्यादा ज़ोर दिया रेदर दैन एंगेजिंग इन द रिचुअलिस्टिक बिहेवियर, कि आप जो है रिचुअलिस्टिक जो है यहाँ पर उस बिहेवियर में ना फंसें, वो चीज़ों को यहाँ पर जो है आप इतना ज़्यादा ना उलझें इन चीज़ों में जो हमारे रिचुअलिस्टिक बिहेवियर्स थे, या किसी को आपने होमेज जो पे करना है, कोई भी अगर आपने दान पुण्य का जो है अगर कोई भी आप रिचुअलिस्टिक आप चीज़ें करवा रहे हो तो उसमें ग्रांट्स देना या कुछ भी, इन सब चीज़ों में मत उलझो। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं, ये तुम्हें उलझा देंगी और तुम्हारा जो है तुम वर्शिप कर रहे हो गॉड की, इन सब चीज़ों की जो पूजा है, ईश्वर की जो पूजा करने, इन सब चीज़ों में या किसी को श्रद्धांजलि देने की अपेक्षा जो है इन सब चीज़ों पर जो है ये इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। इन सब ने, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ने, दे हैड प्लेस्ड मोर एम्फेसिस ऑन द मॉरल प्रिंसिपल्स, जो हमारे नैतिक सिद्धांत थे उसके ऊपर जो है ज़्यादा जोर दिया था, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जोर दिया था। अपने मॉरल प्रिंसिपल्स को देखिए, आपके मॉरल प्रिंसिपल्स क्या हैं, आप उनके ओर ज़्यादा ध्यान दीजिए। बाकी की चीज़ें तो ये तो सेकेंडरी हैं, ये तो होती रहेंगी, इतना ज़्यादा जो है आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मॉरल प्रिंसिपल्स के ऊपर ध्यान दीजिए। तो मॉरल प्रिंसिपल्स को ये ज़्यादा मानते थे। अभी दोनों में फ़र्क कहाँ है, दोनों ही के विचारों में कहाँ पर हमें अंतर दिखाई दे रहा है। दोनों जो थे हमारे जैनिज़्म और जो हमारा बुद्धिज़्म है, दोनों में यहाँ पर एक अंतर यहाँ पर था।
जैनिज्म एंड्योर्ड इन इंडिया थ्रू आउट हिस्ट्री। जैनिज्म को ज़्यादा फॉलो किया जाता था देन बुद्धिज़्म से। बुद्धिज़्म से जो है ज़्यादा लोग किन्हें मानते थे, हमारे जैनिज्म को जो है ज़्यादा टाइम हमें देखने को मिला, क्योंकि जो बुद्धिज़्म था, बिकॉज ऑफ जैन्स स्ट्रिक्टली अडहियर टू देयर रिलीजियलिस्टिक रूल्स। तो यहाँ पर इनको ज़्यादा मानने का कारण था कि बुद्धिज़्म से ज़्यादा जो जैन लोग थे वो अपने रूल्स से बहुत ही ज़्यादा जो थे जो रिलीजियलिस्टिक रूल्स थे उनके ऊपर ज़्यादा ही जो है स्ट्रिक्टली जो है उनको फॉलो करते थे। जैसे कि आपके स्कूल के जो रूल्स होते हैं आप उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, लेकिन कॉलेज जाते ही आप लोगों के अंदर वो सभी जो रूल्स थे वो आपको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि हैंड्स बैक करके किसी से बात करनी चाहिए, मे आई कम इन बोलना चाहिए। क्लास में जो है आप कॉलेज में एंटर कर रहे हो 10 बजे कर रहे हो या 11 बजे एंट्री हो रही है तुम्हारी, वो किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा, ना तुम्हें पड़ रहा है ना तुम्हारे टीचर्स को पड़ रहा है, किसी को नहीं पड़ता कॉलेज में। लेकिन जो हमारे स्कूल्स हैं, स्कूल का टाइमिंग एकदम से परफेक्ट है। अगर 9 AM से तुम्हारी क्लासेस हैं तो तुम अपना टाइम से स्कूल जाते हो और स्कूल बसेस तुम्हें पिक करती हैं फ्रॉम योर होम स्टेशन से, आपके स्टेशन से आपको उठाती हैं और आपके स्कूल में आपको छोड़ती हैं। फिर वहाँ से आप 2 बजे की जो है आपको छुट्टी होती है, फिर आप वहाँ से स्कूल से आते हो, अपना होमवर्क करते हो, वो चीज़ें आपकी फ़िक्स हो जाती हैं। स्कूल हैज़ अ डिसिप्लिन बट कॉलेज डोंट हैव एनी डिसिप्लिन्स। तो मुंह उठा करके जब मर्जी चले जाओ, तुम्हारी तभी एंट्री हो जाएगी और तुम वहाँ पर प्रेजेंट हो भाई। ये चीज़ें कॉलेज में होती हैं। तो यहाँ पर जैन्स जो थे दे आर वेरी स्ट्रिक्टली अडहियर टू देयर रिलीजियस रूल्स। ये इसी तरीके से अपने नियमों पर जो है एकदम से अच्छे से और एकदम स्ट्रिक्टली इनको फॉलो करते थे। ये कभी भी अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करते थे, दे नेवर ब्रेक देयर रूल्स। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें थी इनकी वजह से जैनिज़्म जो था वो ज़्यादा फॉलो अप होता था। बुद्धिज़्म जो था वो इतना ज़्यादा कल्चरली जो है यहाँ पर इसके बारे में हमें ज़्यादा दिखाई नहीं दिया हमारे आने वाले टाइम्स में। तो जैनिज़्म जो है दैट अपहोल्ड्स अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। तो जैनिज़्म जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो अधिक व्यापक चीज़ों को यहाँ पर समझाता है, मोर कॉम्प्रिहेंसिवली चीज़ों को जो है यहाँ पर समझाया जाता है। एवरी एलिमेंट ऑफ नेचर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग इज सेट टू हैव इट्स ओन सोल। तो जैनिज़्म जो है वो यहाँ पर हमें ज़िंदगी का एक अच्छा सा सीख यहाँ पर देता है कि चाहे चीज़ें वो जीवित हैं चाहे अजीवित हैं, लिविंग है नॉन लिविंग है, उनमें सांस है या नहीं है, सबके पास पर सोल होती है। एवरीथिंग हैज़ सोल। इसीलिए यहाँ पर जो है माना जाता है जैनिज़्म में कि आपको किसी को भी हार्म नहीं करना चाहिए। जैनिज़्म इस चीज़ में जो है वो बिलीव करता है कि चाहे वो चीज़ें सजीव हैं या निर्जीव हैं, उसके पास अपनी आत्मा होती है। जैसे कि आपके पास इस वक्त अपने पेन्स होंगे, नोटबुक होगी, देन नोटबुक इज़ अ नॉन लिविंग थिंग। नोटबुक जो है वो आपकी नॉन लिविंग है, लेकिन फिर भी नोटबुक के पास भी अपनी एक आत्मा है। तुम्हारा पेन तुम्हारे हाथ में होगा तब तुम्हारा पेन जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग है, वो एक निर्जीव जो है तुम्हारे हाथ में एक चीज़ है जिसके पास जो है जीवन नहीं है, लेकिन इसके पास भी, तुम्हारे पेन के पास भी जो है एक ना एक जो है सोल है, एक आत्मा उसकी उसके पास होती है। तो ये चीज़ें इसमें तो मानते थे। देखो लिविंग बीइंग है तो उसमें तो सोल होगी ही, एक जीवित चीज़ में तो सोल होगी, उसमें तो आत्मा होगी। आत्मा जो है, आत्मा तो प्रेजेंट होती है, लेकिन जैनिज़्म तो नॉन लिविंग में भी कहते थे कि इसमें भी आत्मा है, इसे चोट मत पहुंचाना, ठीक है। तो इसीलिए अपने पेन को जो है कभी भी मुंह में मत लेना, क्योंकि इसमें भी सोल है, इसमें भी आत्मा होती है। जस्ट जोक, ओके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सच में मत लेना, लेकिन कईयों को आदत होती है टू पुट देयर पेन्स इन देयर माउथ्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं उनको आदत है। आई एम द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट, मुझे आदत है। तो हाउ एवर बुद्धिज़्म डज नॉट बिलीव सो, लेकिन बुद्धिज़्म इन चीज़ों में नहीं मानता है, ये तो हमने पढ़ा ही है। आगे का अगर हम पॉइंट देखें, जैनिज़्म बिलीव्स दैट men and women who are householders cannot find salvation in contrast to Buddhism।
तो यहाँ पर जैनिज़्म जो है, जैनिज़्म मानता है कि जो हमारे हाउस होल्ड जो हैं लोग हैं, गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, चाहे वो मैन है चाहे वो विमेन है, वो अगर एक गृहस्थ जीवन जी रहा है, अपना जो है अपने गृहस्थी में बहुत जो है वो कुशल है, लेकिन वो कभी भी जो है साल्वेशन को नहीं प्राप्त कर सकता, वो मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकता। जो हमारा गृहस्थ पुरुष है या कोई महिला है, वो मोक्ष नहीं पा सकते, ये जैनिज्म मानता है। भाई ये मेरा मानना नहीं है, ये जैनिज्म मानता है, तो आप जाकर के जैनिज्म से पूछिए, मुझसे नहीं। जैनिज्म मानता है कि जो भी गृहस्थ पुरुष है और गृहस्थ जो हमारी महिला है, वो मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते, वो उसको मोक्ष नहीं मिल सकता। लेकिन जो हमारा जो बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म विच डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन जेंडर्स, लेकिन बुद्धिज़्म जो है वो इस ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं करता है, किसी भी जेंडर के साथ यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाता, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। मैं यहाँ पर व्यक्ति वर्ड ज़्यादा बेटर समझूंगी यूज़ करना, क्योंकि अगर वो जेंडर्स में फ़र्क नहीं कर रहा, तो वो कभी भी एक इस तरह के व्यक्ति में भी फ़र्क नहीं कर रहा कि वो विवाहित है, वो गृहस्थ जीवन जी रहा है या वो नहीं जी रहा है। तो गृहस्थ जीवन जीने वाला भी हो, चाहे वो सिंगल पर्सन हो, चाहे वो उसकी शादी हो गई हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो सिचुएशनशिप में हो, किसी भी शिप में हो, वो पर्सन के साथ कभी भी भेदभाव नहीं करेगा। बुद्धिज़्म किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो। वो मेल और फीमेल में तो कभी भी जो है भेदभाव नहीं कर रहा था, बुद्धिज़्म नहीं करता था भेदभाव। तो जैनिज्म टीचिंग इंक्लूड अपोजिशन टू एनिमल सेक्रीफाइस, इंक्लूडिंग दोज मेड फॉर spiritual purposes. In Buddhism, the concept of ahimsa is different than in other religions. तो यहाँ पर जैनिज्म की टीचिंग्स कहती हैं कि आपको कभी भी किसी भी जानवर की जो सेक्रीफाइस है, आप उसका जो है आप उसकी एनिमल की जो है बलि दे रहे हो, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। चाहे वो आपके लिए वो एक स्पिरिचुअल पर्पस ही क्यों ना हो, चाहे आप उसे किसी भी जो है आप कोई भी अपने रिलीजियलिस्टिक पर्पसेस के लिए चाहे वो कर रहे हो, लेकिन वो गलत है। चाहे वो आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए की जा रही है, वो भी गलत है। वो स्पिरिचुअल बेसिस के लिए, स्पिरिचुअल पर्पसेस के लिए, हमने देखा था ना कि लोग अश्वमेध यज्ञ करवा रहे थे, जो है बलि दी जाती थी, ये सब चीज़ें वो कंडेमन करते थे। जैनिज्म कंडेमन दीज थिंग्स। वो कहते थे अगर आप इसे अपने रिलीजियलिस्टिक पर्पसेस के लिए भी कर रहे हो, तो ये चीज़ें गलत हैं। आपको जो है किसी भी जानवर की बलि नहीं देनी चाहिए। बल्कि बुद्धिज़्म जो था, उसका जो अहिंसा का कॉन्सेप्ट था, वो बाकी जो धर्म थे हमारे, बाकी के जो रिलीजन से अलग हुआ करता था। लेकिन जो बुद्धिज़्म का कॉन्सेप्ट था अहिंसा का, वो अलग था, बाकी के धर्मों से वो भिन्न था। Ahimsa permits that eating of animal flesh where it is necessity or traditional diet of the people. लेकिन यहाँ पर जो अहिंसा था, वो बुद्धिज़्म कहता था कि आप जो है वो अहिंसा कर सकते हो अगर आपको कोई भी चीज़ खाने लायक नहीं मिल रही है, एक्सेप्ट द एनिमल फ्लैश। आप कहीं इसी जो है किसी इस तरह की स्थिति में फंस चुके हो कि आपके पास खाने लायक कुछ भी नहीं है, ना सीड्स हैं, ना फ्रूट्स हैं, ना वेजिटेबल्स हैं, कुछ भी नहीं है आपके पास सिर्फ एक जानवर है, तो आप उसका फ्लैश ले सकते हो, तो आप एनिमल फ्लैश ले सकते हो, आप उसको जो है मार सकते हो। तो उसके लिए आप जो है इस चीज़ के लिए आपको परमिशन है, यू आर परमिटेड टू डू दीज थिंग्स। आपके पास परमिशन है, देयर इज़ नो सच थिंग कि आपको वो नहीं करना है, आपके पास जो है वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर किसी आप ट्रेडिशनल आपकी डाइट है, अगर आप इस तरह के रीजन से हो जहाँ पर ये चीज़ें खानी होती हैं, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, जिसके पास ऑप्शन नहीं है उसके लिए ये चीज़ एकदम से परमिशन थी कि आप ले सकते हो। There is no kind of any problem we have. If you want to have these things, you can have. It's up to you people. अगर आपके ट्रेडिशन है, आपके पास ऑप्शन नहीं है आप कुछ और खाने का, यही एक ऑप्शन बचा है, अभी कोई और विकल्प ही नहीं है, तो आपको ये चीज़ें खानी पड़ सकती हैं। इसमें कोई इशू नहीं है कि आप उसको नहीं मार सकते।
तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जैनिज़्म हैव सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। वो नहीं मानते थे इन सब चीज़ों में। वो कहते थे कि ये चीज़ें गलत है भैया, आप गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें इनके पास थी एक्चुअल में। आगे अगर हम बात करें, द रिलीजियन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वॉज प्राइमरली ऑफ ए भक्ति। जो प्रारंभिक वैदिक हमारे आर्यन थे, उनका जो धर्म मुख्य था, उनका जो प्राइमरली उनका जो रिलीजन था वो कैसा था? भक्ति था, इमेज वर्शिप करते थे और यजनास को फॉलो करते थे, यज्ञ को फॉलो करते थे। देखो, जो रिलीजियलिस्टिक बिलीफ था हमारे अर्ली आर्यंस के बारे में तो हमने पढ़ा है, अर्ली वैदिक आर्यंस के बारे में पढ़ा है। तो उनका धर्म क्या था? उनका धर्म क्या था? वो क्या चीज़ें करते थे? वो क्या भक्ति कर रहे थे? ऑप्शन ए, क्या वो भक्ति ही करते थे? ऑप्शन बी, इमेज वर्शिप करते थे और यज्ञ करते थे? ऑप्शन सी, वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजनास, वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजना। क्या वो कुदरत और यज्ञ किया करते थे? कुदरत की पूजा करते थे, कुदरत को पूजते थे और साथ के साथ यज्ञ करते थे? क्या ये सब चीज़ें करते थे वो? वर्शिप ऑफ नेचर एंड भक्ति, क्या वो हमारी नेचर है उसको वर्शिप करते थे और साथ में भक्ति में बैठते थे? क्या करते थे आखिर हमारे अर्ली वैदिक आर्यंस? अर्ली वैदिक आर्यंस के बारे में हमने पढ़ा था, इनके बारे में। तो यहाँ पर हमने देखा जो अर्ली वैदिक आर्यंस थे हमारे, दे यूजुअली वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजनास। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यज्ञ करते थे, नेचर की पूजा किया करते थे। तो इसका आंसर वैसे बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखें, देन बेसिकली आंसर इज वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजनास। तो इसको वो लोग वर्शिप कर रहे थे। वैदिक आर्यंस, जैसे कि एक्सप्लेनेशन में भी दिया है, जो वैदिक आर्यंस हैं, दे यूज टू वर्शिप एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ फोर्सेस ऑफ नेचर एज गॉड। वो नेचर को अपने भगवान की तरह मानते थे। जैसे कि वो अग्नि को वर्शिप किया करते थे, इंद्र को वर्शिप करते थे, अग्नि को करते थे, सॉरी, सोम को मानते थे, वरुण को मानते थे वो लोग। मदर अर्थ की जो थी वो पूजा की जाती थी, रिवर्स की पूजा की जाती थी। जैसे कि हमने देखा सरस्वती की पूजा कर रहे थे, सरस्वती को वो जो है एज अ गॉडेस के फॉर्म में वो जो यहाँ पर थे वर्शिप की जाती थी। तो यज्ञ को परफॉर्म किया जाता था। यजना इज द यज्ञ। यज्ञ को जो है यहाँ पर जो है यज्ञ का जो मेथड है, इसे वर्शिप किया जाता था, यज्ञ किए जाते थे। इनमें जो है ऑफरिंग्स जो थी वो डाली जाती थी, रिचुअलिस्टिक जो सैक्रिफाइसेस थे वो किए जाते थे, यज्ञ करते थे। तो वैदिक चैंट्स जो थे हमारे, जो वैदिक मंत्र जो हुआ करते थे उनका उच्चारण होता था। हमारे सैक्रिफिशियल मंत्र होते थे उनका उच्चारण होता था। वैदिक मंत्र थे, हम इनको जो है इनका उच्चारण किया करते थे वाइल सेक्रीफाइसिंग हवन सामग्री। जो भी हवन सामग्री हुआ करती थी, हवन सामग्री तो आपको पता ही होगी ना, वो जो चीज़ें हम हवन या यज्ञ करते समय हम चीज़ों का जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंगो के जो मैंगो ट्री होता है ना, जो उसकी लकड़ी जो होती है वो बड़ी ही पवित्र मानी जाती है, वो बहुत ही ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में माना जाता है। तो उसको जो है वहाँ पर रखा जाता है, अग्नि जलाने के लिए रखा जाता है। तो ये सब घी डाला जाता है। तो जो है वहाँ पर कई चीज़ों को जो है एकदम से मिक्स करके वो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको जो है वो डालते हैं। एक मंत्र का जो जाप करते करते अग्नि में जो है अर्पित किया जाता है उन चीज़ों को। वो सब चीज़ें जो है मुझे सिर्फ बेसिक पता था कि जो है यज्ञ करते वक्त, हवन करते समय जो है वो आम की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये आम की लकड़ी जो होती है वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में मिलती है। आप किसी भी अपने हिंदू फ्रेंड से आप पूछ सकते हो, जो अगर किसी ने अपने घर में हवन करवाया होगा तो उसे पता होगा कि ये जो लकड़ी होती है ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म में चाहिए। जो है इसकी एक मर्यादा है, वो मर्यादा को जो है उसका फॉलो करना होता है। वो जो मंत्र होते हैं उनका जाप करना होता है। वो पंडित जी कहते हैं ना, हम ये मंत्र पढ़ेंगे, आप हमारे पीछे पीछे ये जो है मंत्र का उच्चारण करते रहिए। तो वो आप भी उन मंत्र का उच्चारण करते हो जब भी आप यज्ञ करते हो, आप कोई भी हवन कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर की जाती हैं। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
that is with reference to the guilds or श्रेणीज ऑफ एंशियंट इंडिया। देखो गिल्ड्स और श्रेणीज के बारे में पूछ रहा है, इनके रेफरेंस में, इनके संदर्भ में पूछ रहा है। दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमने पढ़ा था कि जो गिल्ड्स और श्रेणीज हैं हमारे, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले किया है, प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्रीज इकोनॉमी। कंट्री की इकोनॉमी को यहाँ पर ग्रो करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने एकदम से क्रूशियल रोल प्ले किया है। साथ के साथ वो पूछ रहा है, नीचे दिए गए कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उसमें से कितने सही हैं, इज़ और आर ट्रू। इनमें से एक सही है, दो सही हैं या सभी सही हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आता है, सबसे पहला है, सबसे पहली स्टेटमेंट रीड कर रहे हैं, नंबर 1 स्टेटमेंट, एवरी गिल्ड वॉज रजिस्टर्ड with the central authority of the state and the king was the chief administrative authority on them। देखो हर जो गिल्ड था वो रजिस्टर्ड था विद एक सेंट्रल अथॉरिटी के साथ, एक स्टेट की या किंग के पास, जो किंग हुआ करता था, एंड जो हमारा किंग था वो उस चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का जो हुआ करता था, इनका चीफ था। क्या जो हर गिल्ड था वो रजिस्टर था एक सेंट्रल अथॉरिटी के ऊपर, वो सेंट्रल अथॉरिटी के साथ वो रजिस्टर था, और एक स्टेट की सेंट्रल अथॉरिटी थी जो उसके साथ वो रजिस्टर था, और जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हुआ करती थी वो किंग हुआ करता था। किंग जो था वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी था हमारे गिल्ड्स के ऊपर। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? द वेजेस, रूल्स ऑफ वर्क, स्टैंडर्ड्स एंड प्राइजेस वर फिक्स्ड बाय द गिल्ड। जो भी वेजेस हुआ करते थे, जो रूल्स हुआ करते थे काम के, या स्टैंडर्ड्स हुआ करते थे प्राइजेस के भी, किस तरह से हमने इनको सेट करना है, कितना किसी चीज़ का दाम होना चाहिए, वो सभी गिल्ड्स खुद ही सेट करते थे। कितनी किसको सैलरी मिलनी चाहिए, वो सभी जो चीज़ें होती थी, दैट वर फिक्स्ड बाय द गिल्ड्स। क्या ये सही है या गलत है? द गिल्ड हैड जुडिशियल पावर ओवर इट्स ओन मेंबर्स। तो क्या जो गिल्ड था उसके पास जुडिशियल पावर हुआ करती थी, खुद के ही जो मेंबर्स हुआ करते थे, अपने एक जो समूह था उसके अंदर, जो एक गिल्ड जो था उसके पास अपने अपने समूह हुआ करते थे, हर गिल्ड के पास अपने अपने मेंबर्स थे। क्या उन मेंबर्स के ऊपर उनका जुडिशियल पावर था या नहीं था? क्या ये चीज़ें सही हैं या नहीं हैं? तो इसका जो ऑप्शन है, वैसे अगर हम ऑप्शन देखें, then option C is the correct answer, 2 and 3 only। सेकेंड और थर्ड ऑप्शन जो स्टेटमेंट्स हैं यही सही हैं, नंबर 1 स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हाउ इट इज इनकरेक्ट, लेट्स डिस्कस। जो स्टेटमेंट 1 है वो कहता है कि गिल्ड्स जो हुआ करते थे, दे वर द प्रोफेशनल बॉडीज़। ये हमारी प्रोफेशनल बॉडीज़ हुआ करती थी, ज्वेलर्स की, वीवर्स की और आइवरी कार्वर्स की। ज्वेलर्स का काम करने वाले जो ज्वेलर्स हुआ करते थे, ज्वेलरी का काम करने वाले, उनकी गिल्ड अलग थी, वो एक प्रोफेशनल बॉडीज़ थी ना। हर गिल्ड जो था वो यहाँ पर अलग हुआ करते थे, जैसे कि कॉपर स्मिथ्स जो थे वो अलग थे, गोल्ड स्मिथ्स अलग आएंगे, हमारे जो बार्बर्स होंगे वो अलग होंगे। तो ये सब चीज़ें, हर पर्सन जो था वो अपने प्रोफेशनली यहाँ पर डिफरेंट थे। गिल्ड्स वर प्रोफेशनल बॉडीज़। गिल्ड्स जो होती हैं दे आर द प्रोफेशनल बॉडीज़। जैसे कि ज्वेलर्स का गिल्ड हो गया जिसमें सभी ज्वेलर्स आ जाएंगे, हमारे वीवर्स हो गए जिसमें सभी वीवर्स आ जाएंगे, आइवरी कार्वर्स हो जाएंगे जो सभी आइवरी का जो काम करने वाले हैं उनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो आगे होंगे हमारे हु केम टुगेदर टू कंट्रोल क्वालिटी प्रोडक्शन। ये सभी जो थे हमारे, हम ये कंट्रोल करते थे क्वालिटी प्रोडक्शन को, कि किस तरह की क्वालिटी की प्रोडक्शन हमें करनी है, अच्छी क्वालिटी की करनी है, किस तरीके से हमें चीज़ों को डिज़ाइन करना है। तो ये एक साउंड बिजनेस के एथिक्स जो थे उनको क्रिएट करते थे, और ये मेंटेन करते थे फेयर वेजेस, कि कितना दाम होना चाहिए किसी भी चीज़ का, कितनी जो है ये एक उचित जो हमारे जो है मजदूरी जो थी, हमारे जो मजदूर लोग थे उनको कितना दाम मिलना चाहिए, कितने प्राइजेस उनको मिलने चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सब कीमतें बनाए रखने में ये हमारे जो है वो यहाँ पर आते थे। तो उनके ये सब एक साथ ही ये किया जाता था। ईच गिल्ड हैज़ इट्स ओन चीफ।
हर जो गिल्ड हुआ करता था, ज्वेलर्स का अपना चीफ होगा, इनका अपना होगा, आइवरी कार्वर्स का अपना होगा, तो हर गिल्ड जो था इसका खुद का एक चीफ हुआ करता था, असिस्टेड बाय द अदर्स। एक दूसरे के साथ ये यहाँ पर जो है सहायता प्रदान करते थे। अन्य लोग जो थे वो इनकी जो है वो हेल्प किया करते थे, सहायता को यहाँ पर वो है किया करते थे, इनकी सहायता किया करते थे। साथ के साथ अगर सेकंड स्टेटमेंट जो है, लेकिन किंग का यहाँ पर कोई रोल नहीं आ रहा था, कोई सेंट्रल अथॉरिटी का रोल नहीं आ रहा है इन द स्टेटमेंट 1। तो स्टेटमेंट 1 इसी वजह से इनकरेक्ट हो जाती है। स्टेटमेंट 1 में हमारे गिल्ड्स आएंगे जो एक प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, जो खुद ही सब चीज़ों को कंट्रोल करते थे, जो खुद ही सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहे थे, और गिल्ड्स का अपना खुद का एक चीफ हुआ करता था। तो यहाँ पर जो है किंग का तो कोई नाम नहीं आ रहा, मुझे तो किंग का नाम नहीं दिखाई दे रहा। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर स्टेटमेंट 1 इसीलिए वहाँ पर इनकरेक्ट थी। स्टेटमेंट सेकंड किस तरह से करेक्ट हो गई, जो रामायण जैसी चीज़ें थी, हमारे रामायण जैसे एपिक्स थे, हमारे गुप्ता पीरियड में भी बहुत सारे प्लेज इस तरह के हमने देखे हैं, तमिल संगम लिटरेचर है जो वहाँ पर भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, विच राइट इन डिटेल अबाउट द ट्रेड ऑफ गिल्ड्स एंड श्रेणीज, जिन्होंने ट्रेड और गिल्ड्स के बारे में भी पढ़ाया है, और ये चीज़ें मैंने आपको डिटेलिंग में पहले पढ़ा चुकी हूँ। ये चीज़ें मैंने आपको डिटेलिंग में बताई हुई हैं, इतना टाइम नहीं है इनके ऊपर देने के लिए अभी हमारे पास। स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है, क्योंकि जो गिल्ड मेंबर्स हुआ करते थे वर एंटाइटल्ड टू इम्पीच एंड पनिश अ चीफ फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। तो यहाँ पर जो गिल्ड के जो मेंबर्स थे, गिल्ड के सदस्य जो थे, वो यहाँ पर जो है उनको पूरा अधिकार था, अगर कोई भी चीफ, अगर उनको चीफ जो है, अगर चीफ यहाँ पर गलती करता है, अगर चीफ जो है वो उसको पता चलता है, चीफ अगर जो है कोई भी चीज़ें गलत कर रहा है, तो उसे दंडित करने का हमारे गिल्ड के जो मेंबर्स थे इनके पास पूरा अधिकार होता था कि आपने ये गलत किया, आप जो हैं आप खुद ही चीफ हैं, लेकिन चीज़ों को यहाँ पर जो है आप गलत तरीके से जो है वो पेश कर रहे हैं, वो गलत जो है यहाँ पर आप कर रहे हैं, ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। अगर आप ये इस चीज़ में आपको दोषी पाया गया है, आपने यहाँ पर गलत किया, तो हम आपको यहाँ पर दंडित करेंगे। तो इनके पास इनको पनिश करने का पूरा अधिकार हुआ करता था। तो स्टेटमेंट 3 इसी वजह से करेक्ट हो जाती है, क्योंकि इनके पास एक जो है वो पावर आ गई ना, एक जुडिशियल पावर आ गई। क्योंकि आज के टाइम पर भी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन आप कानून के पास जो चीफ जो हमारे सीजीआई है, जो सीजीआई ने डिसीजन एक बार ले लिया, देन दैट विल बी द फाइनल डिसीजन। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लेकर के जाते हो, तो फिर अगर जो सीजीआई ने यहाँ पर डिसीजन मार्क कर दिया, दैट विल बी द फाइनल डिसीजन। अगर आप हाई कोर्ट में भी जाते हो, एक स्पेसिफिक स्टेट की अगर आप हाई कोर्ट के पास जाते हो, तो वहाँ के जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, उनका जो हमारा डिसीजन होगा, दैट विल बी द फाइनल डिसीजन, वो उनका फाइनल डिसीजन होगा। उसके ऊपर जो है वो कुछ भी नहीं जा सकता, कोई भी उनके जो है उनकी जो भी स्टेटमेंट होगी, उनकी जो भी जजमेंट होगी, आप उसका जो है वो उसको जो है मना नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते अरे आपने ऐसे कैसे बोल दिया, हम तो यही करेंगे भाई, आपने ऐसा कैसे कह दिया, हम इस चोर को जो है वो छोड़ेंगे नहीं, मैं इस चोर को जो है वो मार डालूंगा, इसके हाथ काट डालेंगे, इसकी जो है वो इसके मैं चांटा भी लगा सकता हूँ, इसके साथ मैं हाथापाई भी कर सकता हूँ। वो चीज़ें आप नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस अगर आपने ऐसा किया तो आप भी उतने ही दोषी हो जाते हो। तो वो चीज़ें भी गलत हैं। जो हमारी कोर्ट ने डिसीजन लिया है, दैट इज़ द फाइनल डिसीजन। यहाँ पर भी जो गिल्ड मेंबर डिसीजन लेंगे, दैट विल बी द फाइनल डिसीजन। तो ये खुद इनके पास एक पावर यहाँ पर प्रेजेंट थी। तो ये स्टेटमेंट 3 इसी वजह से करेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफ एंशियंट इंडिया, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, कुछ साइंटिफिक प्रोग्रेसेस के बारे में पूछ रहा है, वो यहाँ पर साइंटिफिक प्रोग्रेसेस के बारे में पूछ रहा है जो हमारे एंशियंट इंडिया में हुई हैं। तो वो कुछ स्टेटमेंट्स इन्होंने यहाँ पर दी हैं,
उनमें से वो पूछ रहा है कि कौन कौन सी करेक्ट हैं। तो स्टेटमेंट यहाँ पर आती है different kinds of specialized surgical instruments were in common use by first century AD। तो बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे। देखो सर्जरी तो वहाँ पर हो ही रही थी, हमने पढ़ा है, हमारे एंशियंट में भी हम पढ़ेंगे, जब हमारे आर्ट एंड कल्चर को पढ़ेंगे तब भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि हमारे जो सर्जरी थी हमारे पास पॉसिबल थी। इंडिया के पास बहुत पहले टाइम के ऊपर ही ये सर्जरिकल चीज़ें इंपॉर्टेंट हुआ करती थी और ये प्रेजेंट थी। तो ये स्टेटमेंट पूछ रहा है कि ये सही है या गलत है। सेकेंड इज ट्रांसप्लांट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी बिगेन इन 3rd century AD। 3rd century AD में वो कहता है कि वो ह्यूमन बॉडी की जो ट्रांसप्लांटेशन है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की, जैसे कि लिवर की ट्रांसप्लांटेशन हो गया, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हो गया, क्या ये सब चीज़ें तब पॉसिबल थी हमारे पास? हमारे इंडिया में ये सब चीज़ें शुरू हो चुकी थी। ये सही है या गलत है? हमारे पास कॉन्सेप्ट आ चुका था साइन ऑफ एंगल। साइन ऑफ एंगल ये हम तुम्हारा सिग्नेचर वाला साइन नहीं है, या ये कोई एक स्पेसिफिक जो है साइन हमारा एंगल वाला है। वो कहते हैं ना भी थीटा कितना आएगा इसका, या साइन की वैल्यू कितनी आएगी। ट्रिग्नोमेट्री में ये सब चीज़ें पढ़ी भी होंगी, मैथमेटिकल जो बैकग्राउंड से जो होगा उसने ये सब चीज़ें देखी होंगी, पढ़ी होंगी इन +1 एंड +2 हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड में, सॉरी 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में आपने ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी। हमारे 10th स्टैंडर्ड में भी ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो जाती है। सीबीएसई के बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड है जो हमारा, वहाँ पर तो 10th में ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है भैया। ये सब चीज़ें तो तभी से शुरू हो जाती हैं। तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कत्ल ही ट्रिग्नोमेट्री ने किया था। तो ट्रिग्नोमेट्री का में जो हमारे साइन ऑफ एंगल है, क्या हमें इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमें 5th century AD से पता है? एक कॉन्सेप्ट आया था हमारा, कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमें 7th century से पता है? क्या ये सब चीज़ें हमें तब से पता हैं? तो यहाँ पर हमारे पास इसने कुछ कोड्स दिए हैं, इसमें से करेक्ट कोड हमें पता करना है कि कौन से कोड सही हैं। या इसमें पहला और दूसरा स्टेटमेंट ही सही है, तीसरा और चौथा ही सही है, 1, 3 एंड 4 ओनली सही हैं इनमें से स्टेटमेंट्स। क्या स्टेटमेंट 1, 2, 3 और 4 ये स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट 2 है, ये स्टेटमेंट 3 है, ये स्टेटमेंट 4 है? क्या स्टेटमेंट 1 एंड 2 ही सही हैं, या स्टेटमेंट 3 एंड 4 सही हैं, या 1, 3 एंड 4 सही हैं, या 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं? तो इनमें आंसर हमारा आएगा बेसिकली ऑप्शन नंबर सी, 1, 3, 4। ये तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं। ये स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। चलिए देखते हैं ये कैसे सही है हमारे पास। स्टेटमेंट 1 कहता करेक्ट है, क्योंकि जो हमारे जो इसकी करेक्ट जो हमारे पास इसका एक्सप्लेनेशन है दैट इज ऑफ स्टेटमेंट 1 वो है जो सुश्रुता थे हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड एज द फर्स्ट सर्जन। तो ये हमारे फर्स्ट सर्जन थे एंड ही यूज्ड, इन्होंने यूज़ किया था एस टाइप एंड यू टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स का, एंड इट हैज़ ऑल्सो डॉक्यूमेंटेड प्लास्टिक सर्जरी। तो प्लास्टिक सर्जरी तो हमारी जो फर्स्ट सेंचुरी था, फर्स्ट सेंचुरी से हमें ये देखने को मिल रही थी। सुश्रुता ने जो है वो फर्स्ट सर्जन थे हमारे, ही डिस्कवर्ड प्लास्टिक सर्जरी। तब से प्लास्टिक सर्जरी हमारी जो है इंडिया में, ये हमारे पहले सर्जन थे। और यहाँ पर इन्होंने एस टाइप और यू टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया फॉर द प्लास्टिक सर्जरी के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट इसीलिए है क्योंकि हमारे पास कोई भी इस तरह का डॉक्यूमेंटेड प्रूफ अवेलेबल नहीं है जो हमें ये बताता हो कि वहाँ तब के टाइम पर, 3rd century के टाइम पर हमारे पास ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी भी कोई चीज़ हुआ करती थी। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है जो हमें बता रहा हो, जहाँ से हमें पता चल जाए कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन था हमारा, दैट वॉज प्रेवलेंट इन 3rd century AD। 3rd century में ऐसी भी कोई चीज़ हुआ करती थी, ये हमारे पास इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। दैट्स वाई स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट थर्ड करेक्ट इसीलिए है क्योंकि जो हमारे आर्यभट्टा थे, ही हैज़ गिवन साइन एंगल्स, इन्होंने साइन एंगल्स दिए थे और इन्हीं साइन एंगल्स को जो है रिवर्स साइन एंगल्स भी दिए थे। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, इस जो है साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू,
तो ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी हमारे ट्रिग्नोमेट्री में। और जो ट्रिग्नोमेट्री है ये तो तुम्हें 10th से ही पता होनी चाहिए, 10th में भी आती है ये। फिर उसके बाद अगर आप अपनी ज़िंदगी में अगर आप साइंस ले लेते हो तो फिर साइंस तो तुम्हारा गला घोटती ही है। ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री भी जो है तुम्हारा जीना मुश्किल कर देती है। ट्रिग्नोमेट्री है ही ऐसी चीज़, ये तुम्हारा फिजिक्स तक भी पीछा नहीं छोड़ती। अगर तुमने फिजिक्स पढ़ी है, अपनी ज़िंदगी को बनाया है तुम लोगों ने झंड बाय रीडिंग फिजिक्स इन योर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड्स, आपने उसमें पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि साइन एंगल्स की वैल्यू तब भी आती है। तुम्हारी ये साइन एंगल्स की वैल्यू तुम्हें तब भी पता होती है कि अच्छा इसमें जो है वो फॉर्मूला ये लग रहा है, और साइन जो थीटा की वैल्यू आएगी वो ये आएगी, साइन थीटा की वैल्यू ये होगी, 360 डिग्री में इसका जो है फॉर्मूला ये होगा। वो सभी रिवर्स भी होते रहते हैं, ये सभी चीज़ें रिवर्स भी हो जाती हैं। दिस इज़ ऑल इन अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा, ये 10th 11th 12th ये तीनों में आती है। तो ये सब चीज़ें तो हमारे बेसिक से ही शुरू हो जाते हैं। जिसने 11th और 12th में नहीं भी पढ़ा होगा लेकिन उसने 10th में तो भैया पढ़ा ही होगा, पक्का पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री। ये सब चीज़ों को आर्यभट्टा ने ही बताया था इन हिज बुक सूर्य सिद्धांता। आर्यभट्टा की एक बुक थी सूर्य सिद्धांता, उसमें इन्होंने साइन एंगल्स के बारे में और रिवर्स साइन एंगल्स के बारे में इन्होंने जिक्र किया है। तो स्टेटमेंट 4 इसीलिए करेक्ट है क्योंकि हमारे जो ब्रह्मगुप्त थे वॉज नोन टू गिव द फॉर्मूला, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया फॉर किसके लिए, एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, दीज आर द टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स की टर्म्स हैं जो मैं अभी यहाँ पर आपको बता रही हूँ। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है, उस एरिया का जो फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा ना कि जो सर्कल का भी एक फॉर्मूला होता है, सर्कल का जो एरिया है वो कितना होगा, उसका डायमीटर कितना होगा। तो ये सब चीज़ें जो हमारे एरियाज हम फाइंड आउट करते थे, ये तो हमारे बहुत छोटी क्लासेस में, आई थिंक इन द 6th and 7th standard we used to study these things in our mathematics, the area and surfaces, इस नाम से एक चैप्टर हुआ करते थे। तो वो चैप्टर्स में हमने पढ़ा है एरियाज़ के बारे में। और हमारे ब्रह्मगुप्त जी इस तरह के थे जिन्होंने फॉर्मूला दिया फॉर द एरिया ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए इन्होंने एक एरिया का जो फॉर्मूला है वो दिया था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला दिया। उसका एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उस चीज़ का फॉर्मूला इन्होंने दिया था हमारे ब्रह्मगुप्ता ने। सो दैट्स वाई स्टेटमेंट 4 इज़ करेक्ट। तो ये था हमारे आज के PYQs के बारे में। अगर आज की ये आपको PYQs की सीरीज़ अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना, and do subscribe my channel. Thank you so much for the love and support which you have shown towards my channel. Thank you so much. और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि इसके रिगार्डिंग के जो PDF के जो नोट्स हैं वो आपको वहाँ पर मिलते रहें, और अगर कोई भी अपडेशन आएगा तो मैं वहाँ पे आपको इन्फॉर्म करती रहूँगी। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ रिगार्डिंग हमारे जो PYQs की सीरीज़ है, इसके रिगार्डिंग भी वीडियोज़ जो हैं वो डेली अपलोड होती रहेंगी। एवरी टाइम टू टाइम जो है वो आपको शेड्यूल मैं बता दिया करूँगी, आइदर इट इज़ विल बी ऑन मंडे और एनी अदर डे। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चांसेस हैं कि मैं आपको मंडे को इस वीडियोस को प्रोवाइड करूँ, तो हर मंडे को आपको PYQs की जो वीडियो है वो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़।